हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? क्या हाल चाल? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो स्टूडेंट्स, आज हम आ गए हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी थी, यानी कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी को डिस्कस करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसके प्रीवियस ईयर में अगर आप क्वेश्चन देखो तो आपको पता चलेगा कितनी हर फ्रीक्वेंट ईयर में आपके क्वेश्चन आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड जो है उसका बिल्कुल ऑब्वियस क्वेश्चन है, आना ही आना होता है। ठीक है, तो आज का हमारा 15-20 मिनट्स का सेशन रहेगा जिसमें हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिस्कस करेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी से। तो स्टूडेंट्स, आयोनाइजेशन एंथैल्पी आपने नाम सुना होगा, लेकिन क्या होता है आयोनाइजेशन? देखो, मेरे पास मान लो ये एक एटम है ना, ये एटम है, एटम के अंदर ये उसके सेंटर में न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन्स है। हम सब जानते हैं इस तरीके से फिलिंग कर रहे हैं। ठीक है, ये फिल कर दी मान लो मैंने इलेक्ट्रॉन्स को। अब हमें क्या करना है, एक आइसोलेटेड, ध्यान रखना कौन से एटम की बात कर रहे हैं, आइसोलेटेड मतलब ऐसा नहीं है जो किसी के साथ बॉन्डेड है, नो, ये बिल्कुल फ्री एटम है, बिल्कुल फ्री स्टेट में है। आइसोलेटेड गैसियस एटम मतलब ये गैसियस स्टेट में है। ठीक है, अगर मेरे को सबसे लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, अब आप कहोगे मैम लूजली कौन, तो सेंटर में है न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस मान लो क्लास का वो टीचर है जो बहुत स्ट्रिक्ट होता है, और ये इलेक्ट्रॉन्स है ना आसपास जो है वो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, स्टूडेंट्स है। ठीक है, अब जो सबसे दूर होगा ना टीचर से, वो आसानी से क्या कर सकता है, बाहर क्लास बंक करने के लिए निकल सकता है, होता है ऐसा। तो यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन है सबसे दूर होने की वजह से इसको जैसे ही एटम को हम एनर्जी देंगे, जैसे ही हम एटम को कुछ एनर्जी देंगे, एनर्जी सबसे पहले कौन सा इलेक्ट्रॉन लेगा, जो सबसे दूर होगा न्यूक्लियस से। अब कौन है सबसे दूर, भाई यही तो है न्यूक्लियस के सबसे दूर, सिंपल। ठीक है, तो कितनी एनर्जी रिक्वायर है टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, जो कौन सा है, आइसोलेटेड गैसियस एटम, यहां पर सबसे बाहर वाला, सबसे दूरी वाला, उसको बोलते हैं हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो मान लो मेरे पास कोई मेटल M था, उसको मैंने क्या दी, कुछ एनर्जी दी, E नाम की एनर्जी दी, और वो क्या बन गया, M पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों आ रहा है, काफी बच्चों को ये भी नहीं पता है ना। तो बच्चों, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चीज अगर बाहर निकलेगी तो प्रोटॉन का कंटेंट यानी पॉजिटिव का, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बिल्कुल बराबर होते हैं। अगर मान लो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है बाहर, नेगेटिव बाहर निकल रहा है, तो पॉजिटिव कंटेंट कंपेयर टू नेगेटिव ज्यादा हो जाएगा ना, इसलिए पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और साथ में एक इलेक्ट्रॉन क्या कर गया, बाहर निकल गया। ठीक है, तो ये हो गई हमारी आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसको क्या कहेंगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, क्योंकि एनर्जी दी जा रही है, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी दी जा रही है। सो दिस प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक इस वजह से कहेंगे क्योंकि यहां पर एनर्जी दी जा रही है। तो डेल्टा H ऑफ द रिएक्शन विल बी पॉजिटिव, यहां पे पॉजिटिव लिखेंगे डेल्टा H। ठीक है, समझ आ गया आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितना एनर्जी देना पड़ेगा। अब एनर्जी देना क्यों पड़ रहा था, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो दोनों बॉन्ड लेके बैठे हुए थे इस तरीके से। तो अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी लगानी पड़ेगी ना, इसीलिए एनर्जी देनी पड़ती है। रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, याद रखना एक्सो नहीं होगा, एंडो होगा। देन इज योर सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी, एक एक करके इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, सक्सेसिव को बात करेंगे। तो सक्सेसिव में क्या है, सक्सेसिव में ये देखो, मेटल ने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, मेटल पॉजिटिव बन गया, और आयोनाइजेशन एंथैल्पी डेल्टा H1 लिख दिया मैंने, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो चेंज आया वो। फिर उस मेटल पॉजिटिव ने अब एक और इलेक्ट्रॉन निकाला, मेटल 2 पॉजिटिव बन गया, और एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, डेल्टा H2। अगर मैंने अब क्या किया, नेक्स्ट केस में एक और बार इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 2 पॉजिटिव से एक और इलेक्ट्रॉन निकाला तो मेटल 3 पॉजिटिव बन गया, और एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया। तो इस बार जो एनर्जी चेंज आया वो थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी आ गया। ठीक है, तो ये है सक्सेसिव। सक्सेसिव मतलब सीरियली, एक एक करके। ठीक है, सक्सेसिव। नाउ द पॉइंट इज स्टूडेंट्स, यानी कि हम ये कह रहे हैं, अगर मैंने कहा फर्स्ट सेकंड थर्ड को अरेंज करो, ठीक है, तो आप कैसे करोगे, हमेशा याद रखना फर्स्ट सेकंड और थर्ड, हमेशा याद रखना, जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं वैसे वैसे क्या होगा, एनर्जी का चेंज बढ़ता रहेगा। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि सोचो आपने पॉजिटिव वाले स्पीशीज से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, भाई पॉजिटिव है ये वाला क्या है, पॉजिटिव है, इसने पहले से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रखा है। ये वाली बात होगी ना, एक मदर है और उसके कुछ बच्चे हैं, है ना, एक बच्चा पढ़ाई करने के लिए बाहर चला गया,
कोई बात नहीं। अब दूसरा भी जाने के लिए कह रहा है तो मम्मी अकेली हो जाएगी ना, तो यहाँ पर निकालने के लिए, सेकंड बच्चे को पढ़ने के लिए बाहर निकालने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए होगी, बहुत ज़्यादा वो कहते हैं गट्स चाहिए होंगे कि यार एक बच्चा चला गया मेरा, दूसरा भी मेरे से दूर हो जाएगा, तो मुझे बहुत ज़्यादा उसको निकालने के लिए मम्मी अग्री नहीं करेंगे, तो आसपास के लोगों को बहुत ज़्यादा फोर्स करना पड़ेगा, दोस्त यार को मनाना पड़ेगा कि भेज दो इसको बाहर, बहुत कुछ लिखा हुआ है ना। तो सेकेंड एनर्जी जो होती है वो ज़्यादा होती है। अब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है, सोचो, एक निकाल दिया बहुत मुश्किल से, एक बच्चे को बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया मदर ने, दूसरा बेबी है उसको भी बेबी नहीं बोलेंगे, दूसरा बच्चा बोलेंगे, है ना, बच्चा है उसको भी भेज दिया मदर ने अपने, तीसरा जो है भाई उसको निकालने में तो अब मना कर देंगे कि मेरे पास कोई नहीं रहेगा तो मैं किसको रखूंगी, है ना। तो तीसरा जो है उसको निकालने के लिए बहुत ह्यूज एनर्जी चाहिए होगी। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड का ऑर्डर हमेशा रखना, जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन निकालते रहोगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती रहेगी। अब आ जाते हैं इसके ट्रेंड्स पे। ट्रेंड्स अलोंग द पीरियड डाउन द ग्रुप। तो देखो हमने क्या पढ़ा था, साइज जो होता है पीरियड में, हमने क्या पढ़ा था बच्चों, साइज जो होता है पीरियड में वो क्या होता रहता है, कम होता रहता है ना, इस तरीके से कम होता रहता है साइज पीरियड में। हमने पढ़ के आए थे, इससे पहले वाला लेक्चर अगर नहीं देखा तो देख लेना, ठीक है, वो वाला लेक्चर हमने किया था साइज वाला। अब बताओ, एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है मुझे, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, साइज क्या हो गया, कम हो गया। अब आप मुझे ये बताओ, इलेक्ट्रॉन को निकालने में न्यूक्लियस का अट्रैक्शन, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पर हमने ये डिस्कशन किया था, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज होता है। इलेक्ट्रॉन देखो क्या हो रहा था, हमने क्या बताया था, शेल सेम रहते हैं लेफ्ट टू राइट जाने पर, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है क्योंकि प्रोटॉन बढ़ते हैं, है ना, ये पढ़ा था हमने, प्रोटॉन बढ़ने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमने कहा बढ़ गया। अब अगर मान लो इलेक्ट्रॉन को निकालना है, ये बड़ा घर हो गया जिसमें दूर है, यानी कि वही स्कूल की बात करेंगे, उस स्कूल में यानी क्लासरूम में टीचर से बच्चा बहुत दूर है तो निकलने में आसानी होगी, लेकिन यही अगर टीचर के बिल्कुल पास बच्चा बैठा हुआ है तो उसको निकलने में क्या होगी, मुश्किल होगी या नहीं होगी, बताओ। इसीलिए लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से अब इलेक्ट्रॉन का निकलना मुश्किल है, न्यूक्लियर चार्ज बहुत सॉलिड हो चुका है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, हाई हो जाती है, मतलब हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इस बेचारे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, तो इस वजह से आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड बढ़ती है। नाउ द पॉइंट इज कि यहाँ पर अगर आप ग्राफ देखो, क्या ये सीधा सीधा इंक्रीज दिख रहा है पीरियड का, पीरियड में कौन है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। अगर आप ग्राफ को देखो तो ये इंक्रीज तो हो रही है, ठीक है मैम समझ आ गया, लेकिन कंटिन्यूअसली इंक्रीज नहीं हो रही, ये क्या हो गया। तो देखो इसका रीजन हम समझेंगे, देखो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। चलो इसको समझने के लिए हम कुछ फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे जो आगे आएंगे, ठीक है। अभी आप जनरल ट्रेंड के थ्रू जाना, लेफ्ट टू राइट जो होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जनरल ट्रेंड। एक्सेप्शंस इसके बात करेंगे, ऐसे ग्रुप में देखेंगे, जनरल ट्रेंड देखेंगे ग्रुप के अंदर, तो हमारा ग्रुप में क्या है, अब भाई ग्रुप का साइज तो हम पता ही है बढ़ता है ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। ग्रुप क्या होता है, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स, शेल्स बढ़ रहे हैं, ऊपर से नीचे जाने पर शेल्स बढ़ रहे हैं, शेल बढ़ेंगे तो क्या होगा बच्चों, एटॉमिक साइज बढ़ेगा, साइज भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, और इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस जो है न्यूक्लियस से, देखो न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ेगा, अगर आपका एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, ये चीज फिक्स है, लेकिन यहाँ पर साइज बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो साइज बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शन था न्यूक्लियस से वो वीक हो गया। अब देखो ना, बच्चा बहुत ज्यादा दूर बैठा है टीचर से, जो स्टूडेंट है वो बहुत दूर बैठा है, बहुत दूर बैठा है, तो वो साइड से निकल जाएगा, एनर्जी बहुत कम देनी पड़ेगी निकलने के लिए उसको, तो यहाँ पर आसानी से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो एनर्जी हो जाएगी कम। आयोनाइजेशन मतलब इसको आयोनाइज करने के लिए, क्योंकि ये बहुत दूर बैठा है न्यूक्लियस से, तो अगर मुझे इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो मुझे ज़्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत डिस्टेंस पे है ना। दो मैग्नेट्स अगर बिल्कुल पास पास रखी होगी तो दूर करना मुश्किल होगा, लेकिन यही अगर दो मैग्नेट्स को इतना दूर रखेंगे तो आसानी से साइड कर सकते हैं मैग्नेट्स को, क्योंकि वो अट्रैक्शन वीक हो चुका है। तो डिस्टेंस जितना ज़्यादा, अट्रैक्शन कम, तो कम एनर्जी देनी पड़ेगी, अगर पास में है तो ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, सिंपल, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। इसका भी ट्रेंड आपको समझाएंगे। ये देखो नॉर्मल लीनियर डिक्रीजिंग का जा रहा है,
है ना। लेकिन पिछले वाले में अगर आप ध्यान से देखते तो यहाँ पे बीच में एक है ना 2 जगह, यहाँ पे और यहाँ पे डिप आ रहा है। इसका रीजन बताऊंगी आपको अभी, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इसका रीजन बताएंगे, लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शंस याद रखना है आपको क्यों हो रही है। देखो यहाँ पर बात कर रहे हैं कौन कौन से फैक्टर्स पे अफेक्ट कर रहा है, तो ये कुछ 5 फैक्टर्स हैं, हम एक एक करके डिस्कस करेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी के ऊपर जो डिपेंड कर रहे हैं। सबसे पहला कौन सा है, साइज ऑफ द एटम। साइज पे क्यों अफेक्ट कर रहा है, तो मैंने आपको बताया साइज किसको बता रहा है, यानी कि एक ये साइज ले लिया हमने और एक ये साइज ले लिया हमने, 2 साइजेस ले लिए, है ना, 2 साइजेस हमने कंसीडर कर लिए। अब अगर हम एक केस में लेके चल रहे हैं इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और दूसरे केस में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, अब बताओ यहाँ डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस ज्यादा हो गया, डिस्टेंस ज्यादा तो न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, कम, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, कम, है ना। डिस्टेंस ज्यादा तो न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया, कम हो गया। न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया तो भाई थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ेगी। न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। डिस्टेंस ज्यादा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि हमें थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ेगी इसको निकालने के लिए। ये आसानी से भाग जाएगा और ये इसके पास ही रहेगा क्योंकि न्यूक्लियस ने उसको खींच के रख रखा है अपने पास, ठीक है। उसके बाद इसीलिए हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे पीरियड में, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रही थी, कम, और टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रही थी, ज्यादा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी आयोनाइजेशन एंथैल्पी अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे थे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रही थी, ज्यादा हो रही थी ना, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही थी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। और टॉप टू बॉटम जा रहे थे तो बहुत थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ी थी, तो कम हो रही थी, है ना। तो हम कह सकते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी और साइज एक दूसरे के इन्वर्सली है। जिसका साइज बड़ा आयोनाइजेशन करने के लिए एनर्जी थोड़ी देनी पड़ेगी, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा। ये चीज हमें ऐसे देखनी है, ठीक है। ये आप लोग नोट करते रहो, नोट्स बनाने हैं साथ के साथ, नोट्स बनाओगे तभी फायदा होगा, नहीं तो भाई फायदा नहीं होगा। ये चीजें सीख ली लेकिन हम भूल जाएंगे बहुत जल्दी इसको, ठीक है। यस, क्लियर है, डन, शाबाश, वेरी गुड। आगे बात करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। तो मैंने साइज और न्यूक्लियर चार्ज को आपस में लेके चले थे, है ना। तो भाई न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा, हमने क्या कहा था, न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा, न्यूक्लियर चार्ज किसको बता रहा था, न्यूक्लियस ने जकड़ के रख रखा है, न्यूक्लियस ने जकड़ के रख रखा है इलेक्ट्रॉन्स को। तो जितना ज्यादा न्यूक्लियस का चार्ज इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, दिमाग में इमेजेस क्रिएट करो, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उतनी एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी ज्यादा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। आगे चलेंगे, स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है, देखो ये न्यूक्लियस है, ये रहा इलेक्ट्रॉन, पहले से एक और इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ था, ध्यान से सुनना मेरी बात ये वाली। ये इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच क्या चल रहा था, रिपल्शन। ये क्या हो रहे थे, एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, रिपल्शन चल रहा था। तो न्यूक्लियस ने जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज लगा रखा था ना खींचने का, उतना अब नहीं लग रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लग गया उसको धक्का मारने में। यानी क्लास का एक बच्चा जबरदस्ती दूसरे बच्चे को क्लास से बाहर निकालने में लगा हुआ है ना। तो न्यूक्लियस को जब निकालने में बाहर कहा, ये न्यूक्लियस कहेगा, यानी सर कहेगा कि तुम्हें बाहर निकलना है क्लास से, तो ये वाला बच्चा क्या कहेगा कि मैं हेल्प करता हूँ निकालने में, है ना, मेरे को भी बाहर ही निकालना है इसको। तो यानी कि जब हम क्या कर रहे हैं, इसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये हेल्प कर रहा है उसको निकालने में, समझे। तो इसको बोलते हैं काइंड ऑफ स्क्रीनिंग, यानी न्यूक्लियस के चार्ज से इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, स्क्रीन कर दिया, क्योंकि यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन नंबर 1 है, ये नंबर 2 वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में लगा हुआ है, क्योंकि इनमें रिपल्शन है, इसको बोलते हैं स्क्रीनिंग। तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को स्क्रीन कर रहे हैं न्यूक्लियस के चार्ज से, क्योंकि न्यूक्लियस क्या कहता है, बुलाना पास में, और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, बाहर भेजना चाहता है। तो ये होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं स्क्रीनिंग। तो अपने पास जितनी ज्यादा स्क्रीनिंग होगी, स्क्रीनिंग मतलब एक तरीके से मान लो कि प्रोटेक्शन कर दी, न्यूक्लियस के चार्ज से क्या कर दिया, प्रोटेक्ट कर दिया इलेक्ट्रॉन को, किसने, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन ने, एक शील्ड बना दी उनके बीच में, ठीक है। तो स्क्रीनिंग जितनी ज्यादा होगी, अब बताओ इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि न्यूक्लियस तो उसको अट्रैक्ट नहीं कर रहा, समझे मेरी बात। तो स्क्रीनिंग जितनी ज्यादा, एनर्जी उतनी कम देनी पड़ेगी, एनर्जी उतनी कम देनी पड़ेगी, आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी कम हो जाएगी। स्क्रीनिंग जितनी ज्यादा, आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी कम हो जाएगी। तो लेफ्ट टू राइट जब हम जा रहे थे ना,
लेफ्ट टू राइट जा रहे थे, तो लेफ्ट टू राइट में क्या हो रहा था, साइज छोटा हो रहा था। साइज कम क्यों हो रहा था, साइज कम क्यों हो रहा था, या फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी इसलिए बढ़ रही थी क्योंकि वहां पे स्क्रीनिंग का इफेक्ट जो था वो ज्यादा डोमिनेट नहीं हो रहा था, ठीक है, इसीलिए बढ़ रही थी। आगे चलेंगे, पेनिट्रेशन इफेक्ट। अब यहाँ पे समझने के लिए हम बेरिलियम का और बोरोन का एग्जाम्पल लेंगे। बेरिलियम और बोरोन लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होना चाहिए, बताना आप मुझे। अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होना चाहिए, साइज छोटा या बड़ा, साइज कम होता है, और आयोनाइजेशन एनर्जी क्या कही थी हमने, ज्यादा होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, चलो इसको डिस्कस करेंगे। बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम नंबर 4 1s2 2s2, और बोरोन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, नंबर 5 होता है 1s2 2s2 और 2p1, यही होगा। अब बताओ आयोनाइजेशन में इसके इलेक्ट्रॉन जो निकालने हैं हमें, वो 2s से इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, यहाँ पर किससे निकालने हैं, 2p से इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। जब हम बात करते हैं, मान लो एक एटम है हमारे पास में, उसके अंदर पेनिट्रेशन का मतलब ये होता है कि सेम लेवल के, मान लो कि हमने बात की s p और d 1 2 3 4 5, ऑल्दो ये सेम लेवल नहीं होता। यहाँ पर क्या होता है, टीचर को ना कुछ कुछ बच्चे पसंद ज़्यादा होते हैं, है ना, तो वो फेवरेट बच्चे होते हैं ना, उनको पास बुला लेते हैं। जबकि ये मान लो ये 2s है या 3s है, ये 3p है, ये 3d है, लेकिन ये तीनों सेम लेवल पे नहीं है। 3s जो होगा वो ज़्यादा पास होगा न्यूक्लियस के, इस वजह से जितना ज़्यादा क्लोज होगा न्यूक्लियस उसको पास में बाउंड करके रखेगा और इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी ज़्यादा लेनी पड़ेगी। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट जो होता है वो सबसे ज़्यादा s अंदर होता है, फिर p, फिर d और फिर f, ये होता है पेनिट्रेशन इफेक्ट का ऑर्डर। इस वजह से s सबसे ज़्यादा अंदर होने की वजह से हम क्या कहेंगे, उसको इलेक्ट्रॉन को निकालने में एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ेगी। इस वजह से आयोनाइजेशन एंथैल्पी अगर इसकी बात करेंगे तो होगी ज़्यादा, और इधर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम, क्योंकि p जो है वो दूर है तो उसको निकालने में कम एनर्जी चाहिए होगी, सिंपल, ठीक है। तो ये पेनिट्रेशन इफेक्ट होता है। अगला आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, अगर हम बात करें ऑक्सीजन ले लो या फिर हाँ नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो आप मुझे बताओ नाइट्रोजन ऑक्सीजन में नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 7, ये 8, 1s2 2s2 2p कितना हो जाएगा, 3, है ना, और इसका कितना होगा, 1s2 2s2 और 2p 4। इसके इलेक्ट्रॉन्स को अगर मैं बॉक्स में बनाऊं, यानी कि इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाएंगे, 2p में 3 1 2 और 3, इसका बनाएंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएंगे, 4 1 2 3 और 4, सही है, इस तरीके से बनाया। अब बताओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमने ये समझा कि यहाँ पे अगर मुझे एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो ये हाफ फिल्ड है, दिख रहा है आपको, ये क्या है, हाफ फिल्ड है, बट यहाँ पर क्या है, ये क्या हो गया, अरे 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 अरे, ये क्या है, हाफ फिल्ड है, लेकिन ये क्या हो गया, हाफ फिल्ड नहीं है। अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, माइनस कर दो एक इलेक्ट्रॉन को, तो ये हाफ फिल्ड बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, ये क्या बन जाएगा, हाफ फिल्ड बन जाएगा, है ना, ये बन गया हाफ फिल्ड। अब बताओ जब हाफ फिल्ड जो होता है वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, तो ये हाफ फिल्ड बन चुका है, ये हाफ फिल्ड होने की वजह से स्टेबल हो चुका है, ये क्या हो चुका है, स्टेबल हो चुका है। अगर ये स्टेबल हो गया तो बताओ क्या होगा, स्टेबल चीज चाहेगी ना कि वो बन जाए, तो ये फटाफट इलेक्ट्रॉन निकालेगा, तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी, और यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर हाफ फिल्ड होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्यों निकालेगा, बेवकूफ थोड़ी ना इलेक्ट्रॉन निकाल के अनस्टेबल होगा, भाई ये तो पहले से स्टेबल है, तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं निकालेगा, आप जबरदस्ती निकलवाओगे तो एनर्जी ज्यादा चाहिए उसको, इसी वजह से यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा, क्योंकि ऑलरेडी स्टेबल है। इसीलिए हम क्या कहेंगे, पहले नाइट्रोजन आता है फिर ऑक्सीजन आता है। लेफ्ट टू राइट जाने पर मैंने आपको बताया था कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा, बढ़ेगी नहीं घटेगी। आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा, आयोनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन की ज्यादा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी का अगर मैं ऑर्डर लिखूं तो नाइट्रोजन की ज्यादा है ऑक्सीजन से, ये ध्यान रखना है। तो अब अगर मैं ऑर्डर बनाऊं तो ऑर्डर बन सकता है आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या,
देखो आयोनाइजेशन एनर्जी का जो मैं आपको कह रही थी ऑर्डर, यहाँ पे ये देखो, नॉर्मली हम लेफ्ट टू राइट क्या कहते थे, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, यही कहते थे ना हम, सभी को यही पता है, हमने यही कहा था आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्या समझाया, अब आयोनाइजेशन एनर्जी का जो ऑर्डर आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, सबसे ऐसा। अब बेरिलियम, मतलब हम ऐसे सोचेंगे, इस तरीके से ऐसे सोचेंगे, लेकिन क्योंकि बेरिलियम और बोरोन में कौन सा वाला रिलेशन था, बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन था 2s2 और इसका था 2s2 2p1, तो ये इलेक्ट्रॉन पेनिट्रेटेड कम है तो फटाफट से निकल जाएगा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर आ जाएगा बेरिलियम की ज्यादा है, क्योंकि s मोर पेनिट्रेशन की वजह से। और नाइट्रोजन में 2p3 था हाफ फिल्ड, ऑक्सीजन में 2p4 था, याद आया, 2s2 2p3 2s2 2p4, तो यहाँ पर भी ऑर्डर क्या हो जाएगा, इधर को ज्यादा हो जाएगा, तो ये एक्सेप्शन इस वजह से आ रही है। तो स्टूडेंट्स आई होप ये समझ आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट बात करेंगे, कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेते हैं, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम ट्राई करते हैं क्वेश्चन को, ये वाला क्वेश्चन आपका पीवाईक्यूज में आया हुआ 2021 के अंदर। लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। आपको दिया है कंसीडर द फॉलोइंग एलिमेंट्स विद रिस्पेक्टिव फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आपको फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी सभी की मार्क करी हुई है, पहली इलेक्ट्रॉन निकालने की। अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, सेम पीरियड में है वो, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, मतलब आपको एटॉमिक नंबर का इंक्रीजिंग ऑर्डर बनाना है, सिंपल सा काम करना है। तो हम जानते हैं लेफ्ट टू राइट जाते हैं, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर उतनी ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी, क्योंकि वो सेम पीरियड में है, सेम पीरियड में है। टॉप टू बॉटम जाते हैं तो कम होती है, तो हम क्या कह सकते हैं, एटॉमिक नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन पीरियड। पीरियड में ये ट्रेंड रहेगा, है ना, ये ट्रेंड रहेगा। तो देखो जो सबसे ज्यादा किसकी है 1000, तो W का सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर, फिर Z का, फिर Y का और फिर X का, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, आप लोग पहले खुद ट्राई किया करो, वीडियो को स्टॉप करके फिर चेक किया करो। उसके बाद देखो विच एलिमेंट अमंग द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सेकंड एंथैल्पी ज्यादा होगी, तो स्टेबिलिटी देखेंगे, जो इलेक्ट्रॉन देके खुश हो रहा है उसकी एनर्जी कम होगी, जो सेकंड इलेक्ट्रॉन देके खुश नहीं हो रहा उसकी इलेक्ट्रॉन एनर्जी ज्यादा होगी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो आपको देखना है आयोनाइजेशन एंथैल्पी हाई, मतलब वो अनस्टेबल हो रहा होगा, ऐसा करके जो काम हम नहीं करना चाहते उसी को तो करवाने में, जैसे कोई बच्चा नहीं बाहर निकलना चाहता क्लास से, तो जबरदस्ती टीचर को धक्का देना पड़ेगा उसको निकालने के लिए, ऐसा ही होगा ना। तो यहाँ पर देखो सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन, यहाँ पर आपको दे रखे हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन। चलो ट्राई करेंगे, एक सेकेंड, चलिए ट्राई करेंगे। सोडियम का नंबर 11, 12, एल्यूमिनियम 13, 14, 1s2 2s2, मैं डायरेक्ट लिख दूंगी 2s2 2p, ये कितना चला जाएगा, ठीक है, 2 3s2 3p1 और 3s2 3p2, करेक्ट। ऐसे बना दिया मैंने इनका डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन, पूरा ना लिखने के बजाय आप पूरा लिख सकते हो, चेक कर सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट बना दिया। अब सेकंड इलेक्ट्रॉन कौन नहीं देना चाहता, देखो फर्स्ट वाले को देखो, सोडियम को, ये अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है ये नोबल गैस बन जाएगा, है या नहीं है, ठीक है, ये क्या बन जाएगा, नोबल गैस। कौन सा, नियॉन वाला है ना, नियॉन नोबल गैस है ना सभी के अंदर, तो यहाँ पर अगर ये एक इलेक्ट्रॉन निकालता है ये नोबल बन जाएगा, दिमाग लगाओ, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये नोबल बन गया। आप किसकी बात कर रहे हो, सेकेंड, यानी एक और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कह रहे हो। सोडियम खुश हो गया था कि मेरा एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, मैं बन गया नोबल, जो हर किसी का ड्रीम होता है ना। अब आप इसको कह रहे हो कि तुम वापस से एक इलेक्ट्रॉन निकालो, तो वो कहेगा मैं पागल थोड़ी ना हूं, तो आपको जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन निकलवाना पड़ेगा, क्योंकि वो अनस्टेबल हो रहा है। जो चीज अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रही है उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी, सिंपल सी बात है। तो इसीलिए सोडियम एक और इलेक्ट्रॉन निकालना प्रेफर नहीं करेगा। आप जबरदस्ती निकालोगे इसका इलेक्ट्रॉन तो आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी ज्यादा, ठीक है, आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा सोडियम, जिसको आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी।
तो इतना होता है आज का हमारा सेशन कंप्लीट। आई होप कि आपको आयोनाइजेशन एंथैल्पी का टॉपिक जो है वो बहुत बढ़िया से समझ आया होगा। इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करके देखना, थ्योरी को एक बार वापस रिवाइज करना। इसके बाद हम आगे अलग वाले जो आगे पार्ट्स है हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेटेलिक करेक्टर, नॉन मेटेलिक करेक्टर, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोग कनेक्टेड रहिए हमारे साथ में, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, सी यू ऑल एंड गुड लक।